जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हिफ्ज़ ईमान में होंगे। मेरे साथ वकास औरंगज़ेब खान मौजूद हैं। ज़हीर केस में कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं और कल सुबह भी कुछ अहम चीज़ें होने जा रही हैं। और वकास के पास अभी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं कल के हवाले से, वो भी जानते हैं। इसके साथ ही मेरा ख़्याल है कि अगर आप ज़हीर केस के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको पॉलिटिक्स भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, वोट देना, कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी का इंतख़ाब करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो कराची शहर जो कि इस वक़्त साढ़े 3 करोड़, कोई 4 करोड़ कहता है, कोई साढ़े 4 करोड़ की आबादी कहता है, तो ये शहर नहीं है बल्कि गोट बन चुका है, एक कस्बा बन चुका है, एक मोहनजोदड़ो यार भी आप वीडियो है, तो पॉलिटिक्स भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़हीर केस से पहले मुख्तसरन बात करेंगे। कल आपके इल्म में है कि जी, आज रात 12 बजे एनए 245 जो कराची का हल्का है, वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन है और अब से चंद लम्हात के बाद ये जो इलेक्शन कैंपेन है सियासी जमातों के जलसे-जुलूस वो बंद हो जाएँगे। अब से चंद लम्हात पहले पीएसपी की जानिब से यहाँ बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है, इसके साथ पीटीआई की एक बड़ी रैली हुई है। इसके साथ ही वसीम अख्तर ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट एमक्यूएम लंदन के हवाले से है, अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में है। वो क्या है, ये भी आपको बताएँगे। इसके साथ ही जो गूंज सुनाई दी है शहबाज गिल जिन्हें आज इस्लामाबाद में पेश किया गया था और उन पर जो तशद्दुद का मामला था, उसके ऊपर कराची के अंदर गूंज सुनाई दी गई है। इत्तला ये है कि असद उमर, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके घर पे पुलिस गई है। पुलिस पीटीआई कहती है कि छापा मारा है, लोग कहते हैं कि एडवेंचर किया है, क्या मामला है? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ जी, अरमान साबिर साहब हैं, वो कहीं मसरूफ़ हैं और उन्होंने ये कहा है कि चंद लम्हात के बाद वो हमारे दरमियान होंगे। उन्होंने एनए 245 में वसीम अख्तर साहब का जो एक शॉट किया है, मतलब एक बयान लिया है और वो बयान ये है कि जी, उन्होंने सबसे पहले अरमान साबिर साहब, जो कि हमारे पैनल का मुस्तकिल हिस्सा हैं, उन्होंने वसीम अख्तर से ये पूछा कि बताएँ कि आप एनए 245 में जीत जाएँगे? तो उन्होंने कहा हमारे मुकाबले में कोई और है ही नहीं, हम पतंग वाले हैं और एमक्यूएम हम ही हैं, हम जीत रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि आपके मुकाबले में तो डॉक्टर फारूक सत्तार भी हैं, जो कि उर्दू बोलने वालों का वोट बैंक अच्छा खासा रखते हैं और उनका इंतखाबी निशान ताला है। तो वसीम अख्तर का ये कहना था कि हमारे मुकाबले में ताले की क्या बात करते हैं, ताला क्या होता है? हम पतंग वाले हैं और ताले की क्या हैसियत है हमारे सामने, हम तो ताले की हैसियत नहीं समझते। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है। अच्छा, फिर अरमान साबिर, आपको पता है सीनियर सहाफ़ी हैं वक़ास, तो उन्होंने कहा कि वो लियाकताबाद के अंदर आपकी लीडरशिप को ज़द-ओ-कोब किया या उनको थोड़ा-सा कारकुनान ने जो है डाँट-डपट पिला दी कि क्या कर रहे हो, हमारे हलके देखें, हमारे इलाके देखें और आप पीपल्स पार्टी के जो है वो गुलाम बने हुए। तो वसीम अख्तर ने कहा ये तो होता रहता है, 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, इस तरह के लोग आ जाते हैं जलसे-जुलूस के अंदर, सारा मैटर करते हैं। फिर आखिर में जो सवाल अरमान साबिर भाई नहीं खामोश रहे और उन्होंने सवाल कर दिया कि जी, एमक्यूएम लंदन की तरफ से 14 अगस्त को जो प्रोटेस्ट किया गया पूरे सिंध के शहरी इलाकों में, उस पर क्या कहेंगे? तो क्या रिवाइवल हो रहा है और आप क्या समझते हैं अपने आप को खतरा? तो और क्या एमक्यूएम की पॉलिसी, यानी कि एमक्यूएम लंदन की पॉलिसी के बारे में क्या ख़्याल है? तो उन्होंने कहा, देखिए जी, उन्होंने हमसे अलहदगी अख्तियार कर ली है 22 अगस्त के वाक़ये के बाद, हम अब अलग हैं, हमारा सियासी तरीक़ेकार अलग है। जो कुछ जिस तरीके से वो सियासत कर रहे हैं, उसके बाद हुकूमत भी उनसे वैसी निपट रही है, तो हमारा और उनका जो रास्ता है, वो मुकम्मल तौर पे अलग है। अच्छा जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसी हल्के में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लोग ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, पीएसपी के भी कारकुनान की एक अच्छी खासी बड़ी तादाद पूरे शहर से इस हल्के में शामिल है और ये हल्का बड़ी इम्पोर्टेंट जो लोकेशन है इस हल्के की है, तो वहाँ पर हफ़ीज़ुद्दीन जो हैं, वो उम्मीदवार हैं और मुस्तफ़ा कमाल ने सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि ये इलेक्शन जो है फ़ौज और रेंजर्स की निगरानी में कराया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने शहर को नहीं बल्कि साथ ही एमक्यूएम ने भी इस शहर को बर्बाद किया है। एमक्यूएम का 14 साल गवर्नर रहा, 10 साल हेल्थ मिनिस्टर रहा
लेकिन इस शहर का कोई वली वारिस नहीं है और सबने अपनी जेबों को भरा है और सारे के सारे जो मामलात हैं वो शहर आज भुगत रहा है। इसके साथ ही इमरान इस्माइल हैं, उन्होंने विजिट किया है डे 245 का और वहां पर उनकी जानिब से भी मजम्मत की गई है शहबाज गिल, जिनकी एक वीडियो आई अदालत में पेशी के दौरान और शहबाज गिल का ये कहना था कि उन पर तशद्दुद किया गया है। तो जो इमरान इस्माइल हैं उन्होंने खासी मजम्मत की है। इसके साथ ही जो असद उमर के घर के ऊपर छापे मारने का मामला है और पीटीआई के राजा अजहर हैं, इन्होंने मजम्मत की है और ये कहा है कि जी सिंध पुलिस को किसी भी सूरत में कोशिश नहीं करने दी जाएगी किसी भी एडवेंचर की और वो अपने रहनुमाओं की हिफाजत खुद करेंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है, कल तक की इत्तला ये थी कि जी एमक्यूएम की कोई पोजीशन नजर आ रही है, लेकिन आज इत्तला ये है कि डॉक्टर फारूक सत्तार और जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं महमूद बाकी मौलवी साहब, इनके दरमियान सख्त मुकाबला है और तीसरे नंबर पर अहमद रजा हैं टीएलपी के। क्यों हैं इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम का वोट बैंक खतरे में पड़ गया है। वसीम अख्तर साहब ने तो अरमान साबिर साहब को ये कहा है कि जी एमक्यूएम जीत रही है, लेकिन जो आज़ाद जराए हैं वहां के सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम को डैमेज किया है बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के बयान ने, जो उन्होंने कहा कि ये जो NA-245 के पास इलाके ऐसे थे जहां पर वो पान खाया करते थे, मीटिंग्स के लिए आया करते थे मोटरसाइकिल पर, और उस वक्त का जमाना याद है, उसकी वजह से जो महाजिर वो वोट बैंक है वो दोबारा से बानी एमक्यूएम की तरफ देख रहा है। और फिर जो सबसे ज्यादा डैमेज किया है एमक्यूएम के वोट बैंक को वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उम्मीदवार को वहां बिठा दिया और कहा कि जी मुईद अनवर साहब को वो सपोर्ट करते हैं। और आपको पता है कि कराची वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या राय रखते हैं। और अब खासकर जो हालत इस वक्त कराची शहर की है, खासकर मेरा ख्याल है कि जो कराची में रहने वाला आदमी है और बाशऊर आदमी है और कराची में रोज इन सड़कों पर निकलता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी तरीके से सपोर्ट कर सकता है। हम अपनी गाड़ी में जाते हैं, एफएम सुनते हैं, तो एक तरफ हमें हचकोले लेती हुई गाड़ी जो है वो हमारी गढ़ों में जा रही होती है, दूसरी तरफ एफएम के ऊपर इश्तिहार चल रहा होता है कि सिंध की तरक्की सबसे ज्यादा और सिंध हुकूमत जिंदाबाद और सिंध मिसाली हुकूमत। मतलब ये इतना मतलब आदमी को गुस्सा आता है और आदमी कहता है कि यार आदमी गाड़ी चलाए ये सुने। बाजुकात आदमी जो है वो चैनल चेंज कर देता है या आवाज को जो है बंद कर देता है। ये सूरत हाल है इस वक्त कराची शहर की। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो नुकसान एमक्यूएम पाकिस्तान को हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलाय बनने के बावजूद एमक्यूएम को कुछ नहीं मिल रहा, वजारतों के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा। और सबसे ज्यादा बुराई ये मिल रही है कि पीपल्स पार्टी उनको किसी भी किस्म के एक तो अख्तियारात नहीं दे रही, बल्दियाती हुकूमत के भी कोई अख्तियारात नहीं दे रही, बल्दियाती कानून साजी के अंदर भी कोई फेवर नहीं की, किसी भी तौर पे फेवर नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हल्के में कितना वोट बैंक होगा, 2000-3000। अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर भी देती है तो मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी का जो कट्टर किस्म का वोटर है वो कभी भी एमक्यूएम को वोट डालने नहीं निकलेगा। तो ये शायद बात जो है वो एमक्यूएम को समझ नहीं आई, जो सियासी तजियाकार कहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये एक गलत फैसला था एमक्यूएम का, एक इत्तेहाद में शामिल होना, शहबाज शरीफ साहब की गारंटी लेना, मौलाना फजल रहमान साहब की गारंटी लेना और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो किसी भी किस्म का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। और उसका नतीजा ये निकला है कि बाद जो सब के सब जो इश्यूज थे वो एमक्यूएम की मुखालफत चली गई है। तो ये एक इशू है। वकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिलावल, आवाज आ रही अच्छा, लोग मुझसे कह रहे हैं कि शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है, या तो अगर है। आप बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं तो आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही है लेकिन आवाज आ रही अच्छा ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं जी। मेरी तस्वीर आना इतना जरूरी नहीं है, असल जो मैसेज है वो दिया जाना बहुत जरूरी है। वकास, हमें ये बताएं कि कल क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं सिटी कोर्ट में जहीर केस में, प्लीज। अच्छा बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो कल जैसे कि हमने कहा कि चालान जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत को मौसूल हो चुका है। उन्होंने जो है अब नोटिस जारी किए हैं। अब देखते हैं कि तफ्तीशी अफसर कब पेश होते हैं अदालत में और कब उस चालान के हवाले से अदालत को ब्रीफ करते हैं। दूसरा यह कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू दो दरख्वास्तें हैं। एक तो जहीर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है मुलाकात की, यानी मुबैना मुफ्तिया जो है उनसे मुलाकात की दरख्वास्त है, और दूसरा उन्होंने बयान कलमबंद करने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस पर समाअत होनी है। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि कल हो सकता है या तो अदालत इसमें तारीख दे दें, क्योंकि चालान का मामला अभी तक
हल नहीं हो सका। अब चालान का मामला हल नहीं हो सका, तो ये हमें ज़राए भी ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ चालान नहीं गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत, बल्कि पूरी की पूरी फाइल गई है। इस केस से मुंसलिक तमाम तर मालूमात, तमाम तर डेटा जो है वो उस अदालत को मुंतकिल कर दिया गया है, और उसमें वो दरख्वास्तें भी शामिल हैं। अब कल पता चल सकेगा कि क्या ये अदालत इन दरख्वास्तों पर फैसला करती है, या चालान आने के बाद ये अदालत कल तारीख देती है, या फिर ये कहते हैं कि चालान जिस अदालत गया है उसी अदालत में ये दरख्वास्तें सुनी जाएंगी। लेकिन इस अदालत में तमाम तर दलाइल हो चुके हैं। ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि कल हो सकता है कि इन दरख्वास्तों पर फैसला आ जाए। अब ये कल ही इस पर मामला क्लियर होगा, लेकिन चालान पर अभी तक समाअत नहीं होगी, क्योंकि अभी तक चालान ये तय नहीं पाया जा सका कि चालान एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। ये जो है तफ्तीशी अफसर जब अदालत में पेश होंगे, अदालत को तमाम तर दफात से मुतल्लिक मुतमईन करेंगे, उसके बाद इस पर फैसला आएगा। लेकिन कल अहम चीज़ें ये 2 दरख्वास्तें हैं। देखते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब तारीख देते हैं इन दरख्वास्तों पर, या फैसला करते हैं, या उसी अदालत को ये दरख्वास्तें भी मुंतकिल की जाती हैं। अच्छा वकास, इनका 375 की सेक्शन अगर रहती है तो जमानतों पर क्या असरअंदाज होगा, जहीर की और शब्बीर की, और इससे पहले जो ऑलरेडी 2 लोगों की जमानतें मनसूख हो चुकी हैं तो और गिरफ्तार भी हैं, तो क्या कहेंगे उसके ऊपर आप? जी देखिए बिलाल भाई, इसमें मामला बिल्कुल वाज़ेह है। अब अगर चालान जो है वो अगर हूबहू एक्सेप्ट होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, पहले तो जो ज़हीर और शब्बीर की बेल है ये कैंसल हो जाएगी, और इनको जेल भेजने का हुक्म दिया जाएगा। ये जाएँगे जेल, उसके बाद ज़ाहिर है ज़मानत होगी, ज़मानत के बाद फिर बाहर आएँगे। लेकिन मामला अगर चालान की हद तक ये होता है कि अदालत दफ़ात के हवाले से मुतमईन नहीं हो पाती, तो हो सकता है कि ये दफ़ात ख़त्म हो जाएँ, और हो ये भी सकता है कि सी क्लास हो जाए चालान। अब मामला ये है कि अगर हम चलें तो कहते हैं कि भई चालान एक्सेप्ट हो जाता है, इसी चालान पर मामला आगे बढ़ता है, तो जिस नौइयत की दफ़ात हैं, ये तो बाद में तय होगा कि उसको साबित कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन फौरी तौर पर ये होगा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उसी अदालत के जहाँ पर चालान पेश किया, वहीं पर ज़मानतों की जो है कन्फर्मेशन या रिजेक्शन होनी है। तो ऐन मुमकिन है कि चालान एक्सेप्ट होने की सूरत में इनकी ज़मानतें जो हैं वो ज़ब्त हो जाएँ और मनसूख हो जाएँ, और इनको जेल भेजना पड़ जाए। तो उसके बाद फिर मामलात ये होंगे कि ज़ाहिर-सी बात है फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, उसको साबित किया जाएगा, और फिर एक-एक फिर अगर चालान एक्सेप्ट होता है तो फिर एक-एक दफ़ात पर जो है वो साबित करना पड़ेगा, और एक-एक दफ़ा हो सकता है कि फिर हटाई जाए, और मज़ीद केस में मज़ीद लंबा होता जाएगा। लेकिन चालान एक्सेप्ट होने की सूरत में आपने सिर्फ़ एक दफ़ा की बात की, मैं पूरे चालान की बात कर रहा हूँ। अगर एक्सेप्ट होता है, ज़ाहिर है अगर ज़िना की दफ़ा शामिल होती है इस मौके पर, जबकि कोई उस हवाले से कोई ठोस चीज़ें मौजूद नहीं है, मेडिकल हुआ हुआ नहीं है, तमाम तर चीज़ें, और निकाह एक तरफ निकाह भी पड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर ज़िना की शिक अगर मंज़ूर की जाती है, फिर तमाम जो शिकें हैं वो मंज़ूर मंज़ूर कर दी जाएँगी। तो उस सूरत में इनकी बेल रिजेक्ट होने के इम्कानात। अच्छा, ये एक सवाल आया है, मैं आपको बता दूं तो, कि महबूब राना पूछ रहे हैं कि परी का कोई वकील है या नहीं है, और क्या उसको कोई इजाजत दी गई है वकील करने की या नहीं? देखें बिलाल भाई, इस हवाले से एक वकालतनामा जमा किया जाना था, वकील साहब अदालत में पेश हुए, लेकिन एतराज़ आ गया था मुद्दई मुकदमा के जो वकील उनकी जानिब से, कि लड़की माइनर है, यानी उनकी उम्र कम है, उनकी जानिब से उनके वालिद हैं, और यानी उनके पास ये सहूलत नहीं है कि वो वकील रखें या वो ख़्वाहिशात कर सकें। ये अदालत में ये हम्म। दलाइल दिए गए, तो इस वजह से कराची में उनके तो वकील कोई नहीं है। लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उनके वकील मौजूद हैं, लेकिन कराची की हद तक अगर बात की जाए, अदालत ने ये कहा है कि उनके मुहाफ़िज़ हम हैं, और अदालत ही सिक्योरिटी फराहम कर रही है व व वही है ना, मुफ्तियाँ जो हैं उनको, और इसके साथ-साथ तमाम तर जो जिस तरह ये दरख्वास्त दायर की गई, उस दरख्वास्त से के हवाले से मुलाकात की दरख्वास्त है, उस हवाले से भी पूछा गया उनसे। तो अदालत अपने जो अदालत के जो होते हैं, उससे उसके ज़रिए उनसे राब्ते में है, और नज़र रखी हुई है, लेकिन उनकी जानिब से वकील अभी तक कराची में कोई नहीं। अच्छा, ये हबीबा ताहिरा साहिबा कह रही हैं कि जी ये हमें कंसर्न जो केस है उसके अलावा इधर उधर की इश्यूज हैं उस पर कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अच्छा बिलाल दोनों भाई, आपका अतराफ। नेटवर्क इशू कर रहा है। ये हबीबा ताहिरा हैं जिन्होंने कमेंट किया, बिलाल भाई हमें इसी केस के अलावा इधर-उधर के इश्यूज़ से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये भी
तो कोई तरीका नहीं है ना कि दोनों साइड से पर्सनल इश्यूज को इतना पीक पर ले जाया जाता है। देखें, ये अब अदालत में मामला चल रहा है, पर्सनल इशू, ज़ाहिर-सी बात है फैमिली इशू है और शुरू से हम ये बात कह चुके हैं कि ये इस तरह के बहुत से मुकदमात जो हैं वो अदालतों में आते हैं, हम उनको देखते हैं। बहुत से मुकदमात ऐसे हैं कि जिनमें फैमिलीज़ नहीं चाहती कि उनको कवर किया जाए, हम नहीं कवर करते। जहाँ पर किसी को ज़रूरत पड़े कि इश्यू को हाइलाइट किया जाए, उसी केस को हम हाइलाइट करते हैं और ज़्यादातर होता ये है कि दोनों फैमिलीज़ आपस में ही मामलात तय कर लेती हैं, कोर्ट आती हैं या नहीं आती, लेकिन आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, क्योंकि एक बड़ा स्टेप जो है वो उठा लिया जाता है, उसके बाद मामलात जो हैं वो सुलझाने की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इश्यू ये है कि अ, एक फरीक की जानिब से इश्यू जो है वो ये नहीं किया जा रहा कि उनकी बेटी का जो मौक़िफ़ है, उनकी बेटी की जो ख़्वाहिश है, उस ख़्वाहिश को पूरा किया जा सके या उस ख़्वाहिश का एहतराम किया जा सके। ख़्वाहिश का एहतराम न करने की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। फिलहाल भई आप जारी रखें, आप चले गए थे तो मैंने मामला आगे बढ़ाइए जो बात अच्छा, आप कर। असल में आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक़्त इंटरनेट का इश्यू है, ख़ासकर कराची में तो फिर भी बेहतर सूरत-ए-हाल है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरव्यू है जो इंटरनेट है, वो बुरी तरीके से जो है वो ख़राब है। अच्छा, ये मामला बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जी, ये दो तरफ़ा जो महाज़राई शुरू होती है, फिर एक-दूसरे के खिलाफ जो पर्सनल इश्यूज़ निकले आते हैं, फिर एक-दूसरे के खिलाफ मेरा ख़्याल है देखिए हमने जो जो केस है ना, आज तक हमने हमने ये कोशिश की है कि हम दोनों इवन के दोनों अतराफ तो छोड़िए, दोनों फैमिलीज़ के अंदर भी जो इश्यूज़ हैं, उसको डिस्कस अपने प्लेटफ़ॉर्म से ना करें और हमने सिर्फ़ केस को रिपोर्ट करने पे सारी की सारी तवज्जो दी है और हमारी पूरी कोशिश है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आज भी ये बात कहते हैं कि जी हम जब भी इस फ़ोरम के ऊपर आते हैं, तो सिर्फ़ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम एक केस के अंदर ऐन मुमकिन है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग मुत्तफ़िक नहीं होते। हमारा नुक्ता नज़र है, वक़ास का अलग नुक्ता नज़र है, फ़ारूक समी आते हैं, उनका अलग नुक्ता नज़र है, अरमान साबिर साहब आते हैं, उनका मुझसे मुख्तलिफ़ मामलात पे नुक्ता नज़र अलग है। लेकिन इख्तिलाफ़ राय का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ों की आपस की चीज़ों को पर्सनल कर दें और फ़ेक चीज़ें बना-बना कर एक-दूसरे से इंतकाम लें और चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी लॉज़ नहीं है जहाँ पर एहतसाब फ़ौरी और घर की दहलीज़ के ऊपर आपको इंसाफ़ मिल जाए। तो यही वजह है कि आपके पास ये जो ऐसे फ़ोरम्स आ गए हैं सोशल मीडिया के, बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी यही हाल होता है कि डेफेमेशंस के जो केसेस फाइल होते हैं वो बरसों चलते हैं, तो इसलिए कोई भी फरीक जो है वो एक दूसरे की इज्जत को उछाल देता है, पगड़ी को उछालता है और खासकर तो जो औरतों के इशू। आप जब ऑफ़लाइन थे, मैं यही बात कर रहा था कि आपको ये पता है कि ऐसे कितने मुकदमात आते हैं, लेकिन हम सबको कवरेज नहीं देते। हमारे पास जो लोग आते हैं, जो मजबूर हो जाते हैं, फिर आखिर हम उनको कवरेज देते हैं, वो भी उनकी इजाज़त के बाद। ये नहीं है कि हम हर इस तरह के केस को, और ज़्यादातर मैं ये भी कह रहा था, आप जब ऑफ़लाइन थे, कि अ, हर केस जो है इस नहज तक, ये पहला केस है जो इस नहज तक पहुँचा है, 1-2 पेशियों में निमट जाता है और अदालत खुद इन मुकदमात में सालिसी का किरदार अदा करती है, ताकि दोनों फैमिलीज़ आपस में मिल बैठकर मामलात को हल करें। और ज़्यादातर इश्यूज़ अदालत आते भी नहीं हैं, दोनों फैमिलीज़ आपस में बैठकर लड़की लड़के की ख़्वाहिश पर आगे बढ़ जाते हैं और मामलात बड़े अच्छे तरीके से सुलझ जाते हैं। लेकिन ये मामला इस नहज तक पहुँचा इसलिए कि एक फरीक जो है वो अपनी औलाद की ख़्वाहिश का एहतराम नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से ये मामला इस नहज तक पहुँचा। ये सारी अच्छा, एक सूरत-ए-हाल है और बाकी। भी वक़ास एक और भी चीज़ है ना, देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि अदालत में जो केस लगा है, ख़ासकर जो ये जो फैमिली के इश्यूज़ हैं, हमारी कोशिश होती है कि पहले तो केस को रिपोर्ट ना करें और अगर केस वाक़ई रिपोर्ट होने वाला है, तो उस फैमिली से उनकी वीडियोज़ बनाने, तस्वीरें या नाम देने के हवाले से उनसे पहले परमिशन लेते हैं। और हम यही बार-बार ये बात कह रहे हैं कि जो इस केस के अंदर हमने घर पहुँचकर आज तक अल्लाह का शुक्र है मैंने कम से कम इंटरव्यू नहीं किया किसी एक तरफ का भी। घर पर नहीं किया। बाहर हो सकता है, अदालत में हो सकता है, किसी और न्यूट्रल मकाम पर हो सकता है, लेकिन घरों में जाकर जो इंटरव्यूज़ करना और उनसे रिक्वेस्ट करना कि जी आप घर पे बिठाकर हमें चाय भी पिलाएँ और इंटरव्यू भी करवाएँ। तो ये मैंने कम से कम आज तक इन दोनों पार्टीज़ की तरफ से किसी पे भी घर जाकर ये सारी चीज़ें नहीं की। जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं वो उन्होंने खुद हमें ये दावत दी है, यानी कि अदालतों में आकर, मीडिया चौक के ऊपर खड़े होकर, कैमरों के सामने आकर ये सारी की सारी रुदात रखी है, हमें खुद दावत दी है कि आप इस केस पर बात करें। हम खुद बात नहीं कर रहे हैं खुद, हमें तो इस केस का पता भी नहीं था।
बताने वाले भी वही हैं, इस केस को समझाने वाले भी वही हैं, इस केस में गैंग को लेकर आने वाले भी वही हैं, मसाजिद के ऐलान से लेकर और जो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर तक गैंग के सरबराह के सारे मामला करने वाले भी वही हैं, 25 लाख रुपए तावान देकर बयान जारी करने वाले भी वही हैं, सारे के सारे वही लोग हैं। हमारी तरफ से आज तक ऐसी किसी भी किस्म की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया जो कि हमारे पास ना हो। और हमने कहा, और हमने तो आज भी बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ जो हमारे दोस्त हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे कहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास शवाहिद हैं, सबूत हैं और आप हमें वो लाकर दे दीजिए, आप अगर खुद नहीं आ सकते, खुद अदालती फोरम्स के हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो हम आपकी तरफ से जाएंगे। और अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं वो चीजें, लेकिन वो सबूत होने चाहिए, यानी कि वो अफवाहों पर मुश्तमिल चीजें नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश कोई चीज नहीं होनी चाहिए, सबूत लेकर आए जिसको अदालत रिकॉर्ड का हिस्सा माने, तो हम आपकी वकालत करेंगे। और अगर ऐन मुमकिन है कि आज तक हमारा मौकफ अगर गलत था, तो हम खुले दिल का मुजाहरा करेंगे और एक लम्हे का भी इंतजार किए बगैर हम ना सिर्फ आपसे, अपने देखने वालों से, बल्कि पूरी कौम से माफी मांग लेंगे। लेकिन चूंकि मैटर यह है कि अभी तक सबूत किसी के पास नहीं है, ऐसा सबूत जो कि अदालत के अंदर कारगर साबित हो, अदालत के अंदर रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके, अदालत उस सबूत का एहतराम करे और सबूत की बुनियाद पर गैंग को गैंग तस्वुर कर ले, और जो अगवा है उसको अगवा बराए तावान तस्वुर कर ले, और जो भी मामलात हैं उसको हकीकत मान ले। तो अब तक जो वॉर है वो अदालत के अंदर नहीं लड़ी जा रही इन यूट्यूबर्स और सीनियर जर्नलिस्टों की जानिब से, या जो भी लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो मामलात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर कर रहे हैं। और यही अनफॉर्चुनेटली इस केस को सबसे ज्यादा खराब, और लोगों की जो उम्मीदें हैं और रियासत के ऊपर जो लोगों का एतबार है उसको ठेस पहुंचाने, और जो अदालती निजाम के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मतलब दो मुलजमान ऐसे हैं जिनको जमानत पर हैं, और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स अगर ये कहें कि इनको गिरफ्तार करके हथकड़ियां क्यों नहीं लगाई जा रही, ये आते तो हथकड़ियां क्यों नहीं होती, तो ये बहुत बड़ा मसला है। यानी कि ये रियासत के खिलाफ या अदालती निजाम के खिलाफ बगावत नहीं, जानबूझ के, तो और क्या है? मेरे ख्याल तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वकास हम यही बात कर रहे हैं ना, और आपने भी मेरा ख्याल सुना है कि एक साहब को एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर भी आपने थोड़ा जज्बाती होकर यही बात की है मेरे ख्याल से। अ, देखें बिलाल भाई, यही बात है, मसला यही आ रहा है कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगाए ना, जिस वक्त हमने इस केस में, आप तो बहुत पहले से आ गए थे, जिस वक्त हमने एंट्री मारी इस केस में, उस वक्त जब आप मिसाल के तौर पर कोई भी पाकिस्तानी अगर ये चीज़ लेकर आए कि हमारी बेटी अगवा हुई है और वो किसी ऐसे गैंग के पास है जिसका, यानी जो एक ऐसा गैंग है जो कि बैनुल अक़वामी गेम है, यानी यहाँ से ले जाते हैं बाहर, बच्चियों को फरोख्त करते हैं, तो हम भी एक वक्त तक बहुत शौक थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम उस चीज़ को आगे लेकर आ रहे थे, उसको खबर बनाना चाह रहे थे कि मामला आ गया, ताकि वो बच्ची जो है वो बाजियाब हो सके और इन माँ बाप को बच्ची मिल सके। लेकिन जैसे जैसे ज़ाहिर है सहाफ़ी का काम जो है वो इंटैक्ट रहता है चीज़ों के साथ, तो वो चीज़ें हमारे सामने आती गई और हमने अपनी तरफ से आज तक कुछ नहीं कहा। जो चीज़ें हमारे सामने आती गई हमने लोगों के सामने रखी। लेकिन आपको पता होगा बिलाल भाई, जिस तरह पहले मैं चीज़ें देता था तो मुझे कोई टारगेट का निशाना नहीं बनाया गया। जिस दिन ज़हीर कराची पहुँचे हैं और उससे मैंने खबर लेकर जब मैंने ख़ासतौर पर यूट्यूब पर डाली, तो उसके बाद तनकीद का रुख मेरी तरफ भी हुआ और ये कोशिश की जा रही थी कि आप एकतरफ़ा मौक़िफ़ तो दे सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड का अगर मौक़िफ़ आप देंगे तो आपको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और हम बने निशाना। लेकिन उसके बावजूद हमें अब भी ये कहा जा रहा है कि आप एकतरफ़ा मामला चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि हम गिने-चुने वो सहाफ़ी हैं या यूट्यूबर्स हैं, जो कि अदालती जो मामलात हैं वो आगे रख रहे हैं, लेकिन एंगलिंग नहीं कर रहे हैं, सीधी-सीधी बात आगे रख रहे हैं। उसके बावजूद अक्सरियत को ये शिकवा है। हमसे ये सवाल किया गया कि आप रेटिंग के लिए ये सब कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो में ये जवाब दिया, अगर हम रेटिंग के लिए करते तो दूसरी साइड की तो रेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम वहाँ पर क्यों नहीं खड़े? अगर रेटिंग ही हमें चाहिए थी, तो मामला ये है कि ये समझने की चीज़ें हैं कि अगर किसी को बिलाल भाई से कोई मसला है कि समझता है कि बिलाल भाई ने यहाँ पर मिसलीड किया कौम को या गलत इन्फॉर्मेशन दी या किसी और से कोई मसला, या ये लगता है जैसे बिलाल भाई ने कहा कि किसी के पास इन्फॉर्मेशन है, सबूत है, तो लेकर सामने आए। बिलाल भाई ने आज एक वीडियो भी जारी की जिसमें बिलाल भाई ने कहा कि हम खुद आपके साथ न सिर्फ माफ़ी माँगेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और अगर ऐसी चीज़ आती है और हमें लगता है कि हम गलत थे, तो हम बिल्कुल माफ़ी भी माँग सकते हैं और इसके साथ-साथ आपके 2 कदम आपसे आगे खड़े होंगे इस मामले पर। लेकिन अफ़सोस की बात ये है
कि अगर एक तरफ अगर बच्ची थी, वो भी इस मुल्क की बच्ची है, इस मुल्क की बेटी है, लेकिन दूसरी तरफ भी एक पाकिस्तानी है और उस पर ऐसी तनकीद की गई कि इस उम्र में उसको गैंग का हिस्सा बना दिया गया। उसके ऊपर करोड़ों रुपए के जो लगा दिए गए, न जाने कैसे वो केस चला रहे होंगे। तो दोनों साइड से मैं कह रहा हूँ, दोनों साइड से पाकिस्तानी हैं, केस चल रहा है। केस को मेरिट पर आप चलाएं, जो हकीकत है, जो तफ्तीश हो रही है, जो चीज़ें सामने आ रही है, उसको आगे लेकर आएं। अगर आपके ख्वाहिशात पर अगर फैसले होने हो, इस मुल्क में बहुत सारे फैसले फिर आपके हक में आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। दलाइल और शवाहिद पर मामला। अच्छा अच्छा वकास, देखें आज जो चीज़ हुई है मैंने लोगों को बताया है, और जब मैंने सुना है एक से ज़्यादा लोगों ने इसको बताया है कि मामला ये है कि इस केस को अगर प्रोफेशनल अंदाज में अदालतों के अंदर लेके जाएं, प्रोफेशनल तरीके से आप डील करें, मीडिया को भी प्रोफेशनल काम करने दें, तो मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ें खुल सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए ना सिर्फ अदालती जो असर रसूख है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, बल्कि जो अदालती निज़ाम के अलावा जो पाकिस्तानी रियासत के ऊपर जो लोगों का एतबार है उसके ऊपर भी ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत संगीन मामला है। आज मैं, पता है कि मुझे लोगों ने बताया कि एक साहब हैं, अली जाफरी साहब के दोस्त कहता हूं मैं उनको, जबरी दोस्त कहता हूं जाफरी साहब के, उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स और कैमरामैन जो कि हमारे साथी हैं उनको ये कहा कि जी इस केस में मुद्दई मुकदमा और जो ज़हीर के वकला हैं वो ज़ाहिर है अदालत से बाहर निकलते हैं तो आपको पता होता है, एक दूसरे से पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये मुशावरत होती है। तो वो लोगों से ये कह रहे थे कि इनकी वीडियोस बनाओ और ये जो है वो अपलोड कर दो और ये दिखाओ कि जो है वो देखें मुल्जमान के वकील और जो पुलिस वाले आपस में किस तरह मिले हुए हैं। तो ये बड़ा एक संगीन मामला है। तो इसको इसको तो हम जो है, और वो ये चाहते हैं कि जो वो बयान करें वो रिपोर्टिंग हो। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का मामला है, और इसके ऊपर तो हमने हमेशा से ये बात कही है कि हमें कम से कम किसी से डिक्टेशन नहीं लेनी। हमारे लिए अदालतें मौजूद हैं, हम अदालतों में जाते हैं, जो हम सुनते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ से और जजेस के रिमार्क्स, हम अपनी इंडिपेंडेंटली रिपोर्टिंग करते हैं। हम किसी वकील को आकर ना उसकी परमिशन लेते हैं ना उसको दिखाते हैं कि हमने ये रिपोर्टिंग की है, और हम उनके पाबंद भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहां मिस रिपोर्टिंग हुई है, किसी को अगर शिकायत है, वो अदालत से रुजू कर सकता है और जजेस जो है वो अदालती जो भी मामला है उसके मुताबिक बर्ताव कर सकते हैं। अभी अरमान साबिर भाई ने हमें ज्वाइन किया है, घूर रहे हैं, बहुत घूरी आ रही है इनकी, क्योंकि ये इन्होंने वसीम अख्तर का एक इंटरव्यू किया है और मुझे लग रहा है कि ये थोड़े गुस्से के अंदर भी हैं। और फारूक भाई, चेहरे पर नूर भी आ हाँ गया इनके, हाँ चेहरे पर नूर भी आ गया अरमान भाई के। हाँ, वो अरमान भाई, सुना है कि NA-245 के अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार सरप्राइज दे एक रहे हैं। मिनट एक मिनट बिलाल बिलाल, एक मिनट। मैं पहले आपसे ये कहूंगा कि जो वकास के लिए जो कमेंट आते हैं वो खास तौर पर इनकी हाँ जो हाँ तारीफ के लिए आते हैं, इसमें इनको कहा हाँ। जाता है कि ये बड़े खूबसूरत हैं, तो ये देखते नहीं है वो, आप उनको जरा जो है थोड़ा देर तक रखा करें। अच्छा 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 अच्छा, वकास के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक हाँ। है। अरे अरमान चलें भाई, जी। आप शुरू देखिए अरमान भाई देखिए सवाल। इनकी मुस्कुराहट कितनी जबरदस्त है। नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट। लोग पूछते हैं ये कौन है, इनका नंबर क्या है, बहुत कुछ पूछ रहे होते हैं वकास के बारे में। और अरमान भाई शादी से वकास के बात थी, लेकिन अब न पूछे तो अच्छा। वरना वरना ने अरमान भाई, वरना इनकी अपने घर में पूछा जाएगा इनसे। अगर तो पूछा जाएगा। अच्छा जी अरमान भाई, मॉनिटरिंग हो रही है, सख्त मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग, सबकी मॉनिटरिंग होती है अरमान भाई। नहीं नहीं, घर पे सख्त मॉनिटरिंग है। हाँ, तो अच्छा, सैयद अजीम अली कह रहे हैं कि अरमान साबिर साहब आज हमारे एरिया में आए हुए थे, नूरानी कबाब हाउस, कबाब खाने आए थे जी, कि बिल्कुल सामने वसीम अख्तर का इंटरव्यू कर रहे थे जी। सैयद अजीम अली ने बिल्कुल। देख लिया भाई आपको। हाँ जी बिल्कुल देख लिया, बड़ा आप ये बताएं कितने मेहरबानी कबाब इनकी। खाए, आप ये बताएं कितने कबाब खाए नूरानी कबाब से आपने, और किसने खिलाया आपको? देखिए इस वक्त तो अब जो है वो MQM जो है वो अब क्या, चलो बारह छोड़े, कबाब के मामला कहीं और से कहीं और निकल जाएंगे। तो जिस काम अच्छा के लिए अच्छा, गए थे वो करके आ गए। एक्चुअली मैं गया था वहां पर मुझे अपने अखबार लड़ा के लिए भी करनी थी एक स्टोरी। नहीं 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 नहीं, आपने लड़वा दिया।
आपने लड़वा दिया वसीम अख्तर से, जो कहलवाना था आपने कहलवा कर बेचारे उनको परेशान करवा दिया। अब देखें, वो उन्होंने वैसे बात जो कही है वो काफी, हाँ। एमकेएम पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो बहुत चेंज लगा, मतलब काफी सॉफ्ट। अच्छा, अरमान भाई आपका इंटरनेट गया है गालिबन, आप जल्दी से दोबारा जाकर आए। जी जी, अब सही है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो हालांकि जो है वो अभी मैंने चेंज किया है इंटरनेट, फाइबर का लगाया है, पता नहीं फाइबर वाले भी क्या कर रहे हैं। बहरहाल, पाकिस्तानी है ना, ये नहीं, आज सुना पाकिस्तानी है है ना। आज सुना है जो पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब भी है। जी जी जी, ये तो कराची में नेमत है, कराची के अलावा तो बहुत डिस्टर्ब है। हाँ, बहुत डिस्टर्ब है। तो जी जी, मामला ये है कंटिन्यू कि करें आप। मैं जो उनके जो मौक़िफ़ है उसमें काफ़ी मुझे बदलाव लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो अपनी सियासत कर रहे हैं, हम अपनी सियासत कर रहे हैं, वो उनकी थिंकिंग और है, हमारी थिंकिंग और है, हम अलग अलग हम्म। सियासत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पहले वो कहते थे लोग, ये लोग कहते थे कि जी हम वो जो है वो मतलब बिल्कुल मुखालफत पे उतरे हुए थे और एंटी था उनका इंस्टांस, वो इस हम्म। मरतबा मुझे नजर नहीं आया। यानी कि देर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड द कर्टन। तो हम्म। कुछ तो है जो दाल में काला है, ओ। कुछ तो ओ। है वहां पर, या कुछ पक आप रहा है। फारूक समी नहीं है हमारे दोस्त, कई दिनों से मसरूफ हैं, तो आप वुजदान आया हुआ है आपके ऊपर, मुस्कुराहट भी, और पहले गुस्सा दिखाया आपने, और ये आपकी जो आपने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पढ़कर बताया, मेरा ख्याल है कुछ पक रहा है कराची की सियासत में। ये चौदह एग्जैक्टली, अगस्त के बिल्कुल। मुजाहरे के बाद, 14 अगस्त के मुजाहरे के 14 बाद अगस्त की के बात। मुजाहरे के बाद मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि जी वो हाँ। आए थे और उन्होंने मुजाहरा भी किया था, और उसमें भी जो है वो कुछ गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन वो गिरफ्तारी भी बात जाहिर है बाद में छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो एलिगेशन, किस एलिगेशन पे उनको उठाएंगे, तो ये भी मामला थे। फिर जो उनकी गिरफ्तारियों में था वो भी एक देखा गया था कि थोड़ा सा चेंज, थोड़ी सी जो है वो बदलाव उनकी, जिस तरह से हम्म। द वे ऑफ रेस्ट हम्म। दोज पीपल, वो जो है ना वो थोड़ा सा बदलाव नजर आया था उसमें। अच्छा। और आज इनकी जो वसीम अख्तर साहब ने, इनसे बात हुई थी, तो इनके भी जो इन्होंने जो अपना स्टैंड दिया था उसमें भी जो है सॉफ्टनेस थोड़ी सी नजर आई थी। यार मैं ये ये तो नहीं कहूंगा सॉफ्टनेस कि बिल्कुल उनके भाई, फेवर में था या उनके फेवर में नहीं था, ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है यार कि अरमान भाई, ये सॉफ्टनेस खुदारा पीपल्स पार्टी के हक में खत्म कर दें। ये कराची शहर, ये 3.5 करोड़ 4 करोड़, ये 4.5 करोड़ जो भी है, ये मतलब आपने गोट बना दिया है। वो सईद गनी साहब ने एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था गुलशन इकबाल एक जमाने में गोट था, और जो है वो अल्लामा इकबाल के नाम पर नहीं रखा गया, तो वाकई कसम खुदा की गुलशन इकबाल आज गोट लग रहा है। गोट वाली कंडीशन है गुलशन इकबाल के। पीपल्स पार्टी ने तो अपना बंदा जो है वो एन 245 से विड्रॉ कर लिया एमकेएम के हक में, एमकेएम पाकिस्तान के हक में। मैं यही तो कह रहा हूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान कर क्या रही है? क्या जरूरत है उनको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की कराची शहर में? अगर इंडिपेंडेंटली अगर वो लड़े, क्या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट अब एमक्यूएम को लेनी पड़ेगी? मतलब ये कुछ चीज मुझे तो समझ में नहीं आ रही। देखिए, अभी तो इनका जो है वो सेंटर में मुआहदा हुआ है मुस्लिम लीग से और पीपल्स पार्टी से, और सूबे में भी जो है वो ज़ाहिर सूबे में पीपल्स पार्टी और एमकेएम साथ साथ चल रहे हैं, तो एमकेएम हम्म। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वैसी अलायंस में है, तो इनका जो हाँ। बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें भी कई जगह एमकेएम के साथ, अरमान मुस्लिम भाई, लीग मेरा एक नून का सवाल है। भी। और अरमान भाई, मेरा एक ये सवाल वकास, है। जी 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 जी। पीपल्स पार्टी का जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, एमकेएम के हक में वो बैठ गए, तो इसका एमकेएम को कितना फायदा पहुंचता है? वहां पर वोट इतने हैं मुझे नहीं पीपल्स। लगता कि एमकेएम का फायदा पहुंचेगा। देखें, पीपल्स पार्टी के जो बातचीत हुई है हमारी भी, और जो अंदरूनी हल्के हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स है वो पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी खड़ी हुई होती तो पीपल्स पार्टी को वोट देता वो, लेकिन अगर वो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम का मतलब ये होगा कि गुनाह बिल लज्जत। नहीं, वो एमकेएम को भी वोट नहीं देगा। पीपल्स पार्टी का वोटर हो सकता है एमकेएम नहीं को वोट नहीं दे, नहीं लेकिन हम नहीं नहीं आपको नहीं आपने नहीं उसको आजाद कर नहीं दिया है, नहीं अब वो नहीं नहीं कहीं नहीं पे नहीं भी नहीं। वोट दे सकता है। सर मैं ये कह रहा हूं कि एमक्यूएम के साथ तो ये हो गया गुनाह बिल लज्जत, यानी कि बिल्कुल, यानी बिल्कुल। कि बुराई मजीद मिली उनको, यानी कि बुराई मजीद मिलेगी ना उनको तो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यही जो होगा। उर्दू बोलने वाले हैं या महाजिर कार्ड की सियासत पे बिलीव करते हैं, वो तो नेगेटिव हो जाएंगे एमक्यूएम के। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल यही होगा। और उनका वोट जो, अब आपने पीपल्स पार्टी के वोटर को आजाद कर दिया, जो अभी मेरी मुख्तलिफ हाँ। लोगों से बात हुई है, तो उसमें आपने पीपल्स पार्टी के वोटर को आजाद कर दिया है। अब वो उनकी मर्जी है, पीपल्स पार्टी ने उनको नहीं कहा है कि आप जो है जाके एमकेएम को वोट दें,
क्योंकि उन्होंने एमकेएम के फेवर में अपना बंदा बिठाया जरूर है, लेकिन उन्होंने किसी अभी तक कोई अपील नहीं की है इस तरह की। तो लेकिन पीपल्स पार्टी का वोटर अब आजाद है। अगर पीपल्स पार्टी बोल भी देगी तो, लेकिन वो किसको वोट देता है अब ये नहीं पता। तो इस वक्त जो वहाँ पर जो पोजीशन है इस वक्त, जो भी मैं जो एमकेएम के, अच्छा एमकेएम के जिस कैंप में मैं गया था वहाँ पर बहुत सारे जाहिर सारे के सारे वो एमकेएम पाकिस्तान के लोग थे वहाँ पर। लेकिन उनसे जो बात हुई थी, उनसे मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पर बात हुई, तो उसमें भी जो वहाँ जो लोग खड़े हुए थे वो भी यही कह रहे थे कि जी, उनमें से कुछ लोग, उनमें उनका भी ख्याल यही है कि एमकेएम पाकिस्तान की पोजीशन इस मर्तबा उनको भी कमजोर नजर आ रही है। और बहुत ज्यादा देखें, जो कैंप था उसका टाइम था 4 बजे का, और वहां पर 4:30 बजे शामियाना लगना शुरू हुआ था, और वहां पर पब्लिक नहीं थी। ये एमकेएम पब्लिक का हाल आते है। आते ये एमकेएम का हाल हो गया, एमकेएम पाकिस्तान का, जो मैं आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हाँ, फैक्ट्स बयान एमकेएम कर रहे हैं हम पाकिस्तान, तो, फैक्ट्स। एमकेएम हाँ। का मामला ये था कि एमकेएम का अगर 4 बजे का टाइम था तो 11 बजे से सड़कें बंद हो जाती थी, और 12 बजे 1 बजे के बाद आप वहां पर पहुंचना आपका दुश्वार होता था। इतने लोग जमा हो चुके होते थे पहले ही से, और फिर इंतजार हो रहा होता था लीडर्स का। यहाँ तो लीडर जो है वो आने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ लोग ही नहीं थे, तो लीडर्स को देर से आना पड़ा। जब उनको बताया गया कि हाँ जी अब लोग जमा हो गए हैं कुछ, तो फिर लीडर्स आए। तो ये हाल है इस वक्त पार्टी का। और जो ये पार्टी, ये ये असल में वो ना मसला क्या एंथुजियाज्म, हुआ है। वो जोश, वो बलवला नजर नहीं आ रहा नहीं 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 जो नहीं, अब मसला ये एक हो गया पार्टी के है अंदर कि होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पार्टी में डिसिप्लिन तो रहा नहीं, चौड़े हो गए हैं लोग, अरब खरबपति हो गए हैं। अब वो जाहिर है कि पसीने के अंदर घूमना, नीचे बैठना, दरी के ऊपर आना, मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया ना। वो तो भाई का जमाना तो है नहीं कि एक आवाज आई दरी के ऊपर बैठना है 5 बजे तो 5 बजे सब बैठे हुए हैं। तो अब तो जाहिर है वो सीन ही नहीं है। तो अब तो यही होगा, कुर्सियां लगेंगी, स्टेज सज जाएगा, तो कॉटन का सूट पहन के 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में कोई साहब उतरेंगे और वो आएंगे, भाई भाई करते हुए लोग लेकर आएंगे। तो ये कंडीशन तो अब बन गई। नहीं, ये तो रियलिटी है ना, देखिए ना इस शहर के अंदर, सिवाय एमकेएम के पुराने चंद एक साथ जो आप ले लें कि अमीनुल हक हैं, या आप एक दो लोग और होंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार कह लीजिए, कि जो अपने उन्हीं आबाई इलाकों में या जो आबाई घर थे वहां तकरीबन है। अदरवाइज तो सबकी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है अरमान भाई। अब तो उस हम्म नए लाइफस्टाइल के साथ आते हैं, और अब तो उनको बेसिकली पॉलिटिक्स करने की भी जरूरत नहीं है। उनके बिजनेस बड़े चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो वो अब वो नहीं रहा कि पसीना बहाएंगे। मैं एक बात बताऊंगा, जो कायद एमकेएम है, बानी एमकेएम, उनके आप वीडियोस देखें, वो जो काम करते हैं वीडियोस में दिखाई देते हैं क्या? ये जो एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत कराची में मौजूद है, वो इस तरह के काम अब करती है। वो कभी ब्रश से फर्श साफ कर रहे हैं, कभी वो खाना बना रहे हैं, तो अपने घर के काम वो खुद, मुख्तलिफ वीडियोज उनकी वायरल हो जाती हैं, सामने आती हैं। तो इस वक्त वो लंदन में बैठकर वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे। अच्छा अरमान भाई, मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि वहाँ जी पर जी क्या बिल्कुल। देख, पोजीशन किसकी अच्छी है इस वक्त, ये परसों जो इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए, एमकेएम के जो लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं, उनमें से कुछ तो काम कर रहे हैं वाकई, और जो नजर भी आ रहे हैं कि हाँ काम कर रहे हैं, वो उसी डेडिकेशन से काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाहिर है अब वो क्यादत में भी जो है वो इस वक्त जो क्यादत है वो इंटैक्ट नजर नहीं आ रही है। तो एक उसका भी इम्पैक्ट आता है जाहिर है पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर। और इसका सिर्फ पार्टी पे इम्पैक्ट नहीं आता है, बल्कि उनके अपने हलकों में भी इम्पैक्ट आता है। अब वो उनका कहना तो ये है कि जी हम पूरी की 14 की 14 सीटें जो कि पीटीआई ने ले ली थी हम वापस लेंगे। अब ये जो इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात हैं, ये डिसाइड करेगा एमकेएम के लिए कि एमकेएम को वापस लेने की पोजीशन में होगी भी कि नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन नजर आ रही है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि जो वहां पर इस वक्त अगर किसी में फाइट नजर आ रही है तो वो है फारूक सत्तार और पीटीआई के महमूद मौलवी। इन दोनों में फाइट नजर आ रही है। एमकेएम शायद तीसरे या चौथे नंबर पे होगी, और जो टीएलपी है वो भी काफी सरगर्म वहां पर नजर आ रही है, वो भी काफी सरगर्म है। तो इसमें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ज्यादा उसके जो पजीराई नहीं उसको मिल रही है। क्योंकि एक तो उसने काम, उसका जो उनके जो काम है वो लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। फिर अब तक जो है उन्होंने बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। फिर बल्दियाती इंतखाबात में जो जीत के आए थे उनके जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब जो थे, उन्होंने बार बार फंड्स का जो मामला किया है। तो उसमें वो कहते हैं कि जो जितने फंड्स थे, जो अवेलेबिलिटी थी, आप काम करते, अगर काम नहीं करना चाहते तो आप रिजाइन कर देते।
आपने रिजाइन भी नहीं किया और 4 साल भी निकाल दिए। तो ये सारी चीजें मिलकर, और कोई काम भी नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें मिलकर जो है ना, ये एमक्यूएम। अच्छा, फिर एमक्यूएम ने अभी रिसेंटली जिस तरह से जो है वो इमरान खान को छोड़ा और फिर जाके जो है वो अपोजिशन में बैठ गए, ये भी एक फैक्टर है। फिर अभी पीपल्स पार्टी में आने के बाद, पीपल्स पार्टी से अलायंस करने के बाद 2-3 मरतबा जो है वो ये शिकवा कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी इनके साथ कोई जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रही है। और अब भी जो है वो उन्होंने फिर धमकी दी है कि हो सकता है हम ये अलायंस खत्म कर दें, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। अगर जो है वो अपने वोटर्स को ये सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा देर तक ये इत्तेहाद चल नहीं सकेगा, क्योंकि अगर काम नहीं होता है, जो वादे किए इन्होंने अगर वो पूरे नहीं होते हैं, तो इनको जो है वो जवाब देना पड़ेगा अपने वोटर्स को। और इनका वोटर्स जो है वो नाराज पे नाराज हुआ चला जा रहा है। और इसी बात को कैश कर सकता है, करा सकते हैं फारूक सत्तार जो है एमकेएम के अंदर भी जो है वो बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, और अपने इलाके में अपने उसी घर में रहते हैं जहाँ पर वो पहले से रह रहे थे। और इस इलाके में जो कि वो इनका अपना इलाका है, तो इनका काफी असर रसूख भी है। फिर पर्सनैलिटी इनकी जो है वो काफी भारी पर्सनैलिटी है इनकी। जो सियासी जो इनका कद है वो बहुत ऊंचा है। तो इनके मुकाबले में मोहित अनवर साहब हैं। मोहित अनवर साहब एमकेएम पाकिस्तान के जो हैं वो यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन ईस्ट रहे हैं वो। तो चेयरमैन ईस्ट रहे हैं वो, उन्होंने काम वगैरह तो किए हैं, यहाँ पर लोग उनको जानते भी हैं। लेकिन फारूक सत्तार की तरह वो कदावर शख्सियत, सियासी शख्सियत उनकी नहीं है। तो पीटीआई के महमूद मौलवी को लोग इतना बहुत ज्यादा जानते तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि पीटीआई को जो है वो पीटीआई का वोट इमरान खान के नाम पे पड़ेगा। वो इट डजेंट मैटर कि कौन सामने खड़ा हुआ है, किसको वो लोग जो है वो वोट दे रहे हैं। लोग पीटीआई को वोट दे रहे हैं, लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो है मुकाबला लग रहा है वहां पर ज्यादातर। अब देखना ये है कि देखें वोटर, हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल बरक्स वो नतीजा आ जाए, लेकिन अभी जो ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि फारूक सत्तार और महमूद मौलवी में सख्त मुकाबला हो सकता है। उसके बाद फिर जो है वो एमकेएम पाकिस्तान और दीगर जमातें भी हो सकती हैं। अच्छा, ये अरमान भाई, एक साहब हैं ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर, आपकी जो गुफ्तगू हुई है उस पे तो आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक साहब हैं बशर ने भी पूछा कि जेआई का प्लीज बताइएगा कि यहाँ पर कोई कैंडिडेट है या नहीं है। नहीं, जमात और इस्लामी का कैंडिडेट कोई भी नहीं है यहाँ पर। जमात इस्लामी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। और मेरी फारूक सत्तार साहब से बात हुई थी, वो उनकी जो सपोर्ट है जमात इस्लामी की वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी उनकी जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा वोटर्स भी नहीं है जमात इस्लामी के यहाँ पर, लेकिन जितने भी वोटर्स हैं जाहिर है वो जिसको भी वोट देंगे तो वो उनके खाते में जाएंगे वोट। तो वो चाह रहे हैं कि एन ब्लॉक उनको जो है उनको वोट मिल जाए जमात इस्लामी के। और यही कोशिश जो है वो दीगर पार्टीज भी कर रही हैं कि जमात इस्लामी की जो है सपोर्ट हासिल कर लें। अब देखना यह है कि जमात इस्लामी किसी को सपोर्ट करती है, क्योंकि अभी तक जमात इस्लामी ने सपोर्ट का ऐलान नहीं किया है। अलबत्ता अरमान जीडीए भाई, ने जो है वो फारूक सत्तार की सपोर्ट का ऐलान किया हुआ है। जीडीए का मतलब समझते हैं जी, मैं इसलिए आपसे क्या? कहा है कि जीडीए जीडीए, ने ऐलान किया नाज़रीन, हुआ है। ऑडियंस ऑडियंस जीडीए का मतलब समझते हैं? जीडीए का मतलब वो नहीं कि वो जो इंटीरियर की पॉलिटिकल पार्टी, कुछ और लोग जो जितवा देते कमेंट्स हैं। करके आ, बताएं ऑडियंस के वो क्या मतलब समझते हैं। जो नहीं नहीं नहीं, कुछ और लोग जिनके बारे में कहा जाता है जीते हुए को हरवा देते हैं, हारे हुए को जितवा देते हैं। आप मतलब हिंट्स ये क्यों दे रहे हैं। अच्छा। तो फारूक भाई, क्या कहते हैं अरमान भाई, फारूक भाई का नाम निकल रहा है। हमारी इतला तो ये है कि कई इशारे मिले हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कि बस आप लड़े, हम जितवा रहे हैं आपको। क्या ये बात ठीक है? देखें, कहीं से इशारे इशारे तो आ जो रहे हैं। है, इशारे तो कहीं कई लोगों को मिलते हैं। और हाँ। बहरहाल कमाल को मुस्तफा कमाल साहब अब को तो या तो बार ये, बार मिलता हाँ, अब वो जो है वो, नहीं नहीं अब वो लोग नहीं नहीं। दावे करते हैं, खुद से दावे कर रहे होते हैं कि जी हमें भी इशारा मिल गया। वो कहते हैं हमें भी इशारा मिल गया, वो कहते हैं हमें भी इशारा मिल गया। अब वाकई इशारा मिला है या नहीं मिला है, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत अच्छी नजर आ रही है वहां पर, नो डाउट। और इसी तरह से जो है वो पीटीआई पीटीआई की तो एक वेव चली हुई है, पूरे मुल्क के अंदर एक वेव चली हुई है। हाँ, पंजाब में जो है वो अभी उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है लेकिन दिल्ली के खिलाफ। पीटीआई की एक और वेव भी तो चली हुई है अरमान भाई। पीटीआई की एक और वेव भी चली हुई है, शहबाज गिल वाली। जी हाँ, जी हाँ। तो लेकिन वो ये वो भी ज़हन में वो रखें आप, यानी कि वो बिल्कुल वो दूसरा है, वर्जन भी आ लेकिन रहा है। यानी कि जो लेकिन जितवाते को हराते हैं, हराते को जितवाते हैं, वो भी मौजूद है ना फिर। एग्जैक्टली वो है यहाँ पर। और ये जो इलेक्शन है ना, ये बहुत सारी चीजों को आपको क्लियर करेगा, पिक्चर को क्लियर करेगा
ये जो NA 245 के इलेक्शन है, ये बहुत सारी चीजों को क्लियर करेगा जब आप जो है वो अगले जो अब मजीद 14-13 सीटों के लिए जो इंतखाबात होने जा रहे हैं कराची में, कि वो अब किस तरफ जाएंगे वो इंतखाबात। ये आप ये कह रहे हैं, हम इसको यूं ले लें आपके तजर्बे के मुताबिक, जो जितवाते हैं, जो फैसला करते हैं कि जीतना है या हारना है, तो अगला जो भी जितने इलेक्शन कराची के अंदर हैं, और तो लियारी के अंदर इमरान खान साहब हैं, बाकी 2 और हल्के लियारी समेत 3 जिमनी इलेक्शन हैं। और इसका मतलब है नाज़रीन, ये इसका मतलब है अरमान भाई कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि NA 245 के जो इलेक्शन होंगे उसका जो रिजल्ट आएगा, उसके रिजल्ट अगले 3 उसका जो उसका रिजल्ट जो है वो ये डिपेंड करता है कि जिस तरह से बिलावल लियारी से हारे थे, क्या इमरान खान इस मरतबा लियारी से हारेंगे। हाँ, लेकिन ये नबील कबूल को टिकट पीपल्स पार्टी ने दे दिया। हालांकि सुनने में आया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोई हमशीरा हैं, उनको लियारी, चुके लियारी, आपको अंदाजा है कि वहां से बिलावल भुट्टो की भी ख्वाहिश और पार्टी की भी ये ख्वाहिश कि जी वहां से आसफा भुट्टो साहबा को लड़ाया जाए, लेकिन फिर नबील कबूल को टिकट दे दिया है इस पे इमरान खान की वजह से कि यार ऐसा एन मुमकिन है कि जी टफ टाइम हो जाए। मे भी ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब मैंने आपसे कहा ना ये NA 245 की बात जो है वो, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ज्यादा बेहतर समझती है और वो अपना कौन सा कैंडिडेट किस वक्त लेकर आ रही है। देखें, जरदारी साहब जो हैं वो बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन है, और वो इस तरह की मूव्स करते हैं कि जो बहुत सरप्राइजिंग मूव्स होती हैं। तो ये अब वो किसको खड़ा कर रहे हैं वहां पर और कब किसको कहाँ खड़ा करेंगे, ये फैसला वो सर एट द 11th आवर भी कर सकते हैं। सर जरदारी साहब, सर माजरत, ये कराची शहर जो भुगत रहा है ना, ये जरदारी साहब की वजह से भुगत रहा है। देखिए वो एक बड़ी अलग बात है, मेहरबानी, मैं वो बड़ी एक अलग बात मेहरबानी है, आपकी। मैं उनकी जो है, मैं पीपल्स उनकी पार्टी जो है को वो पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट खत्म नहीं कर पाई, जरदारी साहब ने खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। कराची शहर का जो हाल है ना सर, बस रहने दे सर, ना ले नाम। उनकी सियासत, जीरकपना हमारे ऊपर कितना भारी पड़ रहा है ना, हमें पता है। हम सुबह जब जाते हैं ना, 15 मिनट का रास्ता है, सवा सवा घंटे में दफ्तर पहुंच रहे हैं, हाई कोर्ट पहुंचते हैं। आपकी बात देखिए, बिल्कुल सही है, कराची जो है लेकिन वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं बिगाड़ा है, कराची जो है वो सबने मिलकर बिगाड़ा है बिलाल। सर मैं 13 आपसे साल ये से कहूंगा, 13 साल से पीपल्स 13 पार्टी साल भी से उसमें, पीपल्स पार्टी बिल्कुल पीपल्स नहीं पार्टी नहीं का उसमें 13 बहुत साल बड़ा से रोल पीपल्स है, पार्टी है। बहुत बड़ा नहीं रोल है नहीं, उसमें पीपल्स और सर पार्टी का। 2018 के बाद तो एमक्यूएम है ही नहीं ना, एमक्यूएम तो नहीं है ना, तो एमक्यूएम ना नहीं है। फिलहाल भाई हाँ, एमक्यूएम क्यों नहीं है? एमक्यूएम तो है, एमक्यूएम तो वफाक में हर जमात के साथ बैठी भी है और यहाँ पर भी किसी न किसी सूरत में है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है उनकी आपकी बात सही है, लेकिन अरमान भाई जिस सेंस में कह रहे हैं, सियासत आप देखें ना, इस हल्के में पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं था, उन्होंने एमक्यूएम को भी खुश कर दिया, हमारा तो वोटर ही नहीं, हमने जीतना ही नहीं है, चलो भाई एमक्यूएम के हक में हम बैठ गए। हाँ, ठीक है। एक एक जरदारी साहब ने काम ये किया है कि पंजाब के अंदर जो है नून लीग की मंजी ठोक दी है, नून लीग के हाँ, जरिए, यानी कि शहबाज शरीफ को कैंडिडेट बना के प्राइम मिनिस्टर का, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी नून लीग की पंजाब के अंदर इमरान खान के खिलाफ होने की वजह से आ रही थी। इनको वो हुकूमत में लाए, बाप बेटा को वजीर उजमा से लेके, वजारत उजमा से लेके वजारत आला तक दिलवा दी, और अच्छी खासी मंजी जो है वो ठोक दी है उन्होंने, और ये काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। बहरहाल ये, इसके अलावा तो मुझे नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर खात्मा जरदारी साहब की वजह से हुआ। कराची शहर जो कुछ भी आज भुगत रहा है, इवन के पूरा सिंध भुगत रहा है, कराची कोई अलग तो नहीं है ना, पूरा सिंध है। अभी देखे ना, उमरकोट में बारिश है, दादू में बारिश है, लाड़काना में बारिश है। ओ भाई, 13 साल से आप जो है हुकूमत में है, जो वेदर जो वार्मिंग्स आ रही हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज की जो वार्निंग्स आ रही हैं, इंटरनेशनली भी आ रही हैं, लोकल माहिरीन भी आपको कह रहे हैं कि जो पूरा पाकिस्तान है वो बदतरीन हालात से अगले 15 साल तक गुजरेगा, इससे बदतरीन हालात होने वाले हैं। आपकी 6 फसलें ऐसी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से खत्म हो गई हैं। बलूचिस्तान से सेब, अंगूर की फसलें खत्म हो गई हैं, सिंध से जो उमरकोट से लेके कुनरी तक के इलाके हैं वहां से मिर्चें खत्म हो गई हैं, पंजाब के अंदर आपके पास जौ, चावल, आटा नहीं है। अगले 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपके मुल्क में कहत होगा, और ये कहत का जिम्मेदार कौन है? ये पॉलिटिशियंस हैं। ये पॉलिटिशियंस नहीं है तो और कौन है? बेसिकली इनको नहीं पता था कि कराची के अंदर जो है वो इंटरनेशनल जराए के जरिए भी जो है वो, और डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी आ रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम ना किया तो उनको बदतरीन हालात का सामना होगा। तो ये देखिए, जिम्मेदार तो ये लोग हैं ना, हम इनको कैसे कह दें कि ये जीरक किस्म के सियासतदान है यार।
नहीं, अपने लिए तो धीरज किस्म के ना, उन्होंने इस पाकिस्तान में सियासत अब तक अपनी जात से हट हट कर किसके लिए होती, आवाम के लिए कभी सियासत नहीं। अगर हम कहें कि फलां बंदे ने आवाम के लिए सियासत की है, वो जो आवाम के लिए करते हैं वो तो कहीं साइड पे बैठे, उनको कोई वोट ही नहीं देता। इन्हीं को वोट मिलते हैं, यही जीतते हैं। और अपने हद तक, पार्टी की हद तक हम बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पार्टी की हद तक जरदारी साहब सही खेल गए। जहां पर उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वहां पर एडजस्टमेंट हो जाती है। पंजाब में भी एडजस्टमेंट कर चुके हैं ये। पंजाब से सीटें इनकी नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट नून लीग के साथ होगी, उनको इकतदार में भी लिया है। सिर्फ अपना एक एक वजारत ले ली है बिलावल भुट्टो साहब ने, अहम वजारत। उसके अलावा उनको वजारत उस्मा पर बैठा दिया शहबाज शरीफ साहब को इतने मुश्किल वक्त में, और पंजाब की सियासत में भी एंट्री दे दी। यहाँ पर एमपीएम को एंगेज किया हुआ है, और यानी उनकी ज़ात तक और पीपल्स पार्टी की हद तक तो उन्होंने मामला कर दिया। और भुट्टो आज भी सिंध में जिंदा है, भुट्टो कहीं नहीं गया, भुट्टो जिंदा है। तो आप बस यार हमारे उनके ऊपर, हम पे बड़ा भारी पड़ते हैं भाई, ये हम पर बड़ा भारी गुजरता है। पूरे मुल्क पर भारी है। अब देखें कराची का, आप देखें ना, खुद आप कह रहे हैं कि कराची का क्या हाल हो गया, सिंध का क्या हाल हो गया। बारिशें होती हैं तो आप बाहर निकलने के काबिल नहीं रहते, यहाँ तक कि इंटीरियर में क्या तबाही मची हुई है। आप बलूचिस्तान को तो छोड़ दें, कराची यानी सूबे सिंध का अहम शहर है और पूरे मुल्क को ये चला रहा है, लेकिन उसकी हालत देखने के साथ साथ उससे मुंसलिक जो सूबा है उसकी हालत देख लें। और यानी यहाँ कराची को तो ऐसा होना चाहिए था कि हम बारिश के वक्त अगर बाहर निकले, लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पर तो लोग भाग रहे होते हैं, छुट्टी दे दी जाती है तब उस दिन दी जाती है जिस दिन बारिश ही नहीं होती। यानी कुदरत भी इनके साथ ऐसा करती है कि छुट्टी दे दी, बारिश नहीं ये इनको समझ नहीं आ रहा। जैसे आपने कहा ना कि बैनुल अक़वामी फोरम से ये बात चली है क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट, इनको अपना नहीं पता कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी, कब हमने इक़दाम करते हैं। तो इंटरनेशनली तो आप छोड़ देना, ग्लोबल वार्मिंग का इनको नहीं पता होगा, क्लाइमेट चेंज का इनको यकीन माने नहीं पता होगा। इनको डॉक्टर पता है साहब ने करप्शन कैसे करनी है, तरक्याती बजट के अंदर से पैसा कैसे खाना है, इनको ये दो पता है दिन फ्रॉड कैसे कर। कराची प्रेस क्लब में डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस हवाले से कि ये सड़कें तबाह हैं, उनके साथ उनकी वजह से क्या बीमारियां हो रही। डॉक्टर्स को, यानी वो कह रहे हैं कि ये मरीज हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, जो कमर की तकलीफें हैं, रीढ़ की जी हड्डी जी। का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है। लेकिन ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं इनको पता ही नहीं है किस हिसाब से हम इन सड़कों को पार करके घरों को आते हैं, दफातर जाते हैं। इनको इस चीज़ का एहसास नहीं, क्योंकि ये तो जिस दिन बारिश होती है, जब ये टूर पर निकलते हैं बाहर, उन शाहराहों पर निकलते हैं जो इन्होंने अपने घरों तक सही की हुई होती है। उसके अलावा तो ये अरे कहीं जाते ही यार नहीं। वकास 3-3 करोड़ की गाड़ी में आते हैं भाई, जब बारिश का मुआयना करने आते हैं, 3-3 करोड़ की गाड़ी है वो। या तो आप सबको फिर वो 3-3 करोड़ की गाड़ियां दे दें अगर आप बाकी काम नहीं कर सकते, या फिर इस तरह कर दें, आप 3-3 करोड़ रुपए लगाकर सड़कें ठीक कर लें। सड़कें जिस तरह ये ठीक करते हैं, एक बारिश की मार होती है, एक बारिश के बाद जो गुज़िश्ता हालत होती है उससे बदतर हालत सड़क की होती है, उससे आप नहीं गुजर सकते, चाहे बाइक है। वकास मैं आपको बताऊं, जो मिनिस्टर विजिट करने आते हैं ना बारिश में, उनके ट्राउजर और टी शर्ट्स देखें तो वो दुबई से शॉपिंग हुई हुई होती है। अगर आप उनके लोगोस देखें, उनके ड्रेस देखें, और वो 3 करोड़ की गाड़ी से उतरते हैं, उनका जो कैमरामैन होता है वो ऐसे वीडियो बनाता है, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं, वो ऐसे बनाते हैं कि जहां पानी कम होता है ना, जहां से आपको पता चले कि पानी कम है और ये काम हो रहा है, और साहब विजिट कर रहे हैं वजीर साहब, वो फुटेजेस जानबूझ के बनाई जाती हैं। सही बात है बिल्कुल सही बात बिलाल है भाई। ये। और ये बात जो है ना, एक्चुअली जैसे वकास ने भी बोला है कि ये जितने भी सियासतदान हैं, इसमें कोई तखसीस नहीं है, वो सारे के सारे करोड़ों पे खर्च करके एमपी एमएनए बनते हैं। तो सबसे पहले तो वो करोड़ों पे जो है वो उसके अरबों रुपए बनाएंगे वो, उसके बाद फिर जाके जो है सही देखेंगे, बात। सोचेंगे कि आगे करना क्या है। तो सारे के सारे कोई अवामी फलाह के लिए या अवामी बहबूद के लिए कोई भी नहीं आता है। कोई भी सियासतदान ये सोच के नहीं आता है कि हमें अवाम के लिए काम करना है। और खासतौर पे सिंध की बात मैं करूंगा, पंजाब में तो फिर भी कुछ काम नजर आता है। पंजाब का जो है वो लाहौर में कंपटीशन जाके है ना देखें। सर, कंपटीशन है ना पॉलिटिकल पार्टीज जी के हाँ। दरमियान वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी, और पूरे सूबे में, कराची की बात नहीं है, पूरे सिंध में जो है वो कोई काम नजर नहीं आता है आपको। लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि कभी बिलाल आप जाएं जरा सिंध के अंदर और सिंध में विजिट करें और सिंध की जो गाँव है उनमें जाके देखें, लोगों के पैरों में चप्पल नहीं है, नहीं है, नहीं है। कपड़े जो है वो फटे पुराने पहने हुए हैं, लेकिन कहते ये हैं कि जी पे वोट पीपल्स पार्टी का है। ये मुझे हैरत होती है। ये अजीब सी बात है कि वोट जो है वो उनका पीपल्स पार्टी का वहां पर इंटैक्ट है। वो जो है वो पीटीआई से, अगर पीटीआई ने बोल भी दिया है, पीटीआई गुज़श्ता दिनों में जो है वो बहुत, उसने जो है वो
गई थी और उन्होंने जाके जो है वो कोशिश की थी कि जी वहाँ आपका वोट बैंक उनका पीपल्स पार्टी का तोड़े, और उनको काफी जो है वो इमदाद भी दी गई है, उनको उनको जो है वो फैसिलिटेट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने सब कुछ लेने के बाद उन्होंने कहा जी वोट पीपल्स पार्टी का। तो ये जो सोच है ना वो कि वोट पीपल्स पार्टी का और जो भुट्टो जिंदा है, ये आप सोच किस तरह से खत्म करेंगे? तो अच्छा, जब तक ये सोच रहेगी तो पीपल्स ये पार्टी जो वकास है वो एक जीतती रहेगी। वकास, ये पॉजिटिव का एक है टेक्स्ट के सईद गनी और शैला रजा ने रिजाइन दे दिया है अपनी मिनिस्ट्री से, इस पर बताएं जी। सईद गनी ने तो मेरे ख्याल से बहुत कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। असल में सोशल मीडिया दोनों पे ने भी। बेसिकली इशू ये होता है कि वजीर जो है, हुकूमती नुमाइंदा जो है वजीर की या मुशीर की सतह पर, वो कैंपेन नहीं चला सकता बाई इलेक्शन में, और बाई इलेक्शन में जो अगर कोई वजीर जो चलाता है तो वो नाअहली की तरफ जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, बीइंग पॉलिटिशियन भी और पार्टी भी। तो इसीलिए बहुत सारे, जैसे आपने नून लीग का देखा कि बहुत सारे मिनिस्टर्स पंजाब के अंदर उन्होंने पहले रिजाइन दिया, बाई इलेक्शन के अंदर अपने कैंडिडेट्स की कैंपेन चलाई, उसके बाद दोबारा से वज़ारतें उनको नसीब ही नहीं हुई। अब यह मामला पता नहीं क्या होता है। अच्छा, ये अरमान भाई एक मतलब इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है ना व्यूअर्स को। हाँ, वीवर्स को खुश होने की जरूरत नहीं है कि शैला रजा ने अगर रिजाइन दे दिया है और सईद गनी ने रिजाइन दिया है। भाई, मफाद के बगैर कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ये बाई इलेक्शन की कैंपेन चलाने के लिए है, ये वापस आएंगे। और चूंकि यहाँ तो इनका मद्दे मुकाबिल ही नहीं है, यानी कि सईद गनी साहब कराची की उस पर मतलब आते हैं, मतलब जो भी उनकी कह ले कि कराची का एक पीपल्स पार्टी का दायरा है कि जी यहाँ से कौन कौन लोग आना है, तो शैला साहबा भी वहीं से आती हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, ये एक अब्बास का कहना है कि जी बिलाल भाई शहबाज गिल की खबर पर भी बात कर लें प्लीज। अरमान भाई, आखिरी 1 मिनट है, क्या कहेंगे शहबाज गिल की खबर पर? शहबाज गिल को जिन लोगों ने उठाया है वही लोग छोड़ेंगे। देखिए अब्बास साहब, जो लोग ऊपर लेके जाते हैं वही नीचे गिराते हैं, और फिर जो नीचे गिराते हैं वो फिर मारते पीटते भी हैं, और फिर ये केसेस भी बनते हैं, और फिर कभी अरूज होता है तो फिर इनको अरूज भी मिल जाता है। समझ गए होंगे मेरी ख्याल बात। तो अभी हमने NA 245 के अंदर भी जो बात की है ना, जो कैंडिडेट जीतेगा ना, वो आप यूं समझ लीजिए कि जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसमें बड़ा अहम किरदार होगा। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही है। तो एक नए लाइव सेशन और व्लॉग्स के जरिए इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। वकास खान ऑफिशियल और अरमान साबिल व्लॉग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने भी लिंक्स नीचे शेयर कर देना है आपसे थोड़ी देर के बाद। नई खोज NAEKHOOJ एक और यूट्यूब चैनल है मेरा, इससे पहले का था, और उसके अलावा करंट अफेयर विद बिलाल 0.2 के नाम से मैंने एक और लॉन्च किया है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आने वाले वक्त के अंदर जैसे ही जहीर केस से फारिग होंगे तो इसके ऊपर बहुत सारी आपको दिलचस्प किस्म की मालूमात मिला करेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरमान साहब आपका भी, और वकास खान आपका भी, और जितने भी देखने वाले हैं उन सब का भी। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जारी रखिएगा, और यकीन जानिए आपके कमेंट से हौसला भी मिलता है, रहनुमाई भी मिलती है, और हम अपनी मसरूफियत होने के बावजूद मसरूफियत तर करके आपके सामने जो आपके सवालात होते हैं आने पर मजबूर भी होते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।